नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में हम हैं एक बहुत महत्वपूर्ण क्रम 1858 पे। जी हाँ साथियों, जिसे आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम किसी भी संवैधानिक विकास के क्रम को पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, पिछले चार्टर एक्ट्स रहे या भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं इनके प्रावधान, जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपके जहन में बिल्कुल समझ में आ जाने चाहिए, जिसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो साथियों, इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इन प्रावधानों के निर्माण की पृष्ठभूमि, यानी इनके निर्माण के पीछे जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे वो जरूर देखें। किन परिस्थितियों में इन प्रावधानों का निर्माण हुआ, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस या किसी भी राज्य के पीएससी एग्जाम को फाइट कर रहे हो और उसका प्री या मेंस देना है, तो ऐसे में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक होता है। तो ठीक उसी प्रकार 1858 का जो हमारा संवैधानिक विकास का क्रम है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रावधानों के निर्माण की पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि कैसे निर्मित होती है? पृष्ठभूमि के निर्माण के पीछे उस समय की प्रशासनिक दशा, उस समय के सामाजिक कारक, उस समय के आर्थिक दशाएं, उस समय की राजनीतिक दशाएं, ये सारी चीज़ें, प्रशासनिक दशाएं, जो भी उसमें बुराइयां हैं, कुछ कमियां रह गई, ये सारी की सारी जो कारकत्व हैं, ये सारे के सारे जो कारकत्व हैं, वो मिलकर पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। उस समय घटनाएं कैसी घटित हो रही थीं, उन घटनाओं का प्रभाव क्या पड़ा। जैसे 1858 का जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखते हैं भारत का, तो इस समय आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि 1857 में इस समय भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। ठीक है, ये क्रांति का स्वरूप बिल्कुल ऐसा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ समय के लिए तो लगने लगा था कि अब शायद भारत से हमें बोरिया बिस्तर बांध कर यहां से रवाना होना पड़े। उनके रवानगी की स्थिति आ गई थी। लेकिन बहरहाल हमको यह भी समझना होगा कि यहां से जाना तो उनका उद्देश्य था नहीं, यहां रह करके इस स्थान से अधिकाधिक लाभ कमाना, भारत के आर्थिक और हर प्रकार के चहुमुखी शोषण के आधार पर, मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लॉयटेशन जिसे आप कहते हैं। तो भाई साहब, ठीक, तो 1858 में ठीक उसके बाद फरवरी में इस संवैधानिक विकास की बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने लगी कि नहीं, भारत के संबंध में अब कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जाने आवश्यक हैं कि जिनसे भारत में किसी भी भविष्यगामी जो भी क्रांति है उसकी संभावनाओं को शून्य किया जा सके। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे नियम भारत के लिए बनाए जाएं, क्योंकि क्रांति भारत में घटित हुई जो 1857 की जो क्रांति थी, क्रांति देखिए एक अभिव्यक्ति होती है। ये अभिव्यक्ति होती है कुंठा की। कुंठा यानी जब आपके पास करने के लिए आप बिल्कुल असहाय होते हैं, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होता, ऐसी अवस्था में आप क्रांति करते हैं। कुंठा उपजती है असंतोष से। असंतोष उपजता है जब आपकी अपेक्षाएं आपके मनोनुकूल यानी आपके अनुरूप पूर्ण ना हो। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति में असंतोष आता है, असंतोष से कुंठा आती है, कुंठा से क्रांति की उत्पत्ति होती है। तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में लगभग 100 सालों से ज़्यादा से भी भारत में शासन कर रही थी, उसकी नीतियों में, उसके रूल रेगुलेशन में, उसकी जो प्रशासनिक दक्षता थी, उसमें काफ़ी कुछ ऐसी कमियां थीं जिस कारण से भारतीय जनमानस में एक असंतोष आया, जिसकी अभिव्यक्ति 1857 की क्रांति के रूप में आपको देखने को मिली। हालांकि क्रांति में हम नहीं उतरेंगे क्योंकि वो भारतीय इतिहास का विषय है और मौका आएगा तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बहरहाल हमको सिर्फ जानना है कि किन आधारों पर इस 1858 के संवैधानिक विकास का, भारत शासन अधिनियम का
के प्रावधानों की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। ये तो देखिए, यहां से ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो भारत में शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दक्षता, जो भी इसका प्रशासनिक कौशल था, जो भी इनके कार्य करने का तरीका था, उसकी पोल पट्टी खुल गई। निश्चित तौर पर यह बात साबित हो गई कि भारतीय जनमानस जो है, भारतीय जनता जो है, यहां की प्रजा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से पूर्णतया नाखुश है। जो भी प्रावधान पीछे बनाए गए थे, चाहे वो चार्टर एक्ट के माध्यम से बनाए गए हों या उसके पहले से जो बनते आ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट के काल से जो बनते आ रहे थे, उनमें हर जगह कुछ ना कुछ कमियां रहीं, तब तो जाकर इतना बड़ा संतोष और इतनी बड़ी क्रांति हुई भारत में। तो अब जो संवैधानिक विकास होना था या जो नए अधिनियम बनाए जाने थे, उसमें काफी कुछ सुधार किए जाने की संभावना भी थी, और सुधार का स्तर इतना ऊंचा था कि खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से भारत से शासन मुक्त करने का भी प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया गया। एक बिंदु में, पहली बिंदु, कि भारत के संबंध में सारी शक्तियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित की जाती हैं। मतलब भारत के संबंध में जो भी होल सोल सर्वे सर्वा जो आप कहते हैं, अब कौन होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगी, बल्कि ब्रिटेन का क्राउन होगा, यानी वहां का राजा या रानी जो भी बैठे हैं गद्दी पे, और वहां की पार्लियामेंट होगी। तो निश्चित तौर पर इसको हटा दिया गया। अब इसी से संबंधित दूसरा नियम आया कि भाई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शासन के अधिकार नहीं है भारत में। जब यह कंपनी शून्य प्राय हो गई, मृत प्राय हो गई, तो इस कंपनी को नियंत्रित करने वाली जो संस्थाएं थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, इनका क्या औचित्य? इनको भी हटाओ। और अगर इनको हटा दिया जाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को हटा दिया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया जाए, तो कौन आखिर भारत के संबंध में नीतियां बनाएगा? कौन भारत के प्रशासन के संबंध में निर्णय लेगा? कौन इसके संबंध में जो है शासन व्यवस्था के आधार को निर्मित करेगा? कोई तो चाहिए। तो फिर एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान रहा। अब भाई साहब, भारत सचिव अकेले जो है वो पूरे भारत का दारोमदार उसके कंधे पर दे दिया जा रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ? एक समिति की आवश्यकता होगी, भारत परिषद, इंडिया काउंसिल की आवश्यकता होगी। तो भाई 15 सदस्यीय एक इंडिया काउंसिल का भी निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिर्फ जो इसके पूर्ण प्रावधान थे, एक तो देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा अधिनियम है, त्वरित सुधारात्मक अधिनियम है। त्वरित सुधारात्मक अधिनियम से कहने से क्या तात्पर्य है कि इतनी बड़ी क्रांति जो घटित हुई या इतना बड़ा जो तूफान आया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटेन के सामने, भारत में जो 1857 की क्रांति घटित हुई, इसके बाद आनन फानन में कुछ नियम बनाए जाने थे। पुराने सारे नियमों को शिथिल करके नए नियम बनाए जाने थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, तो इसकी जो सेनाएं थी, जल सेना, थल सेना, अब वो किसके नाम से स्थापित रहेंगी? तो उनका जो मालिक है, किसको बनाया गया? ब्रिटिश क्राउन को बनाया गया। तो आप देखेंगे एक घटना से ही सारे प्रावधान लिंक्ड है। तो इस प्रकार से अगर आप, अच्छा, इसी समय ब्रिटेन में चुनाव भी हो रहे थे। अब ब्रिटेन में जब चुनाव हो रहे थे, इधर 1857 की क्रांति चल रही है, उधर ब्रिटेन में चुनाव प्रचार चल रहे हैं। ब्रिटेन चुनाव प्रचार में उदारवादी दल जो है वो विजय प्राप्त करती है, लॉर्ड पॉम्स्टन की सरकार बनती है। लॉर्ड पॉम्स्टन ने 1857 की क्रांति के बाद भारत के संबंध में जो भी उचित समझा, उन प्रावधानों को फरवरी 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। हालांकि देखा जाए तो ये पार्लियामेंट से पारित होने से पहले ही, ये जो 1858 का जो प्रावधान है, ये जो अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, ये पारित होने के पूर्व ही उनकी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। और इसको पारित किसने किया? अगले प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी ने। तो इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हो सका, और ये उसका संबंध है भारत के साथ।
और पारित होने के बाद अब इसके प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे, हम विचार विमर्श करेंगे अगले वीडियो में। अभी इसके प्रावधान देखने हैं और फिर इसके बाद इसकी समालोचना भी करनी है भाई साहब की क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, क्या खासियत, क्या खामियाँ इस पूरे के पूरे संविधान। वीडियोस थोड़े से लंबे हो जा रहे हैं इधर के, लेकिन क्या है कि देखिए छोटा वीडियो बनाने से आप देखते तो पूरा हो, लेकिन अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो निश्चित तौर पर अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है किसी वीडियो से तो आपको पूरा देखना चाहिए। और अगर ज्ञानवर्धन हो रहा है तो आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सकें, और वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।